तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। तो आ चुके हैं तुम्हारे भाई की क्लास और आज हम करने वाले हैं अपने 9 नंबर पक्के। कैसे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपके बोर्ड में 9 नंबर गारंटेड बात है और इस पूरे के पूरे 9 नंबर को आपकी पॉकेट में गारंटी से पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो फटाफट से बैठ जाओ, 10 से 15 मिनट में पूरे सेशन को हम खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को माइंड में सेट कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है? सबसे पहला चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बेटा चेंज इन मैटर को लेकर के, लेकिन हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर कुछ भी ऐसा जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। जी से मैटर होता है। मैटर को जब हमने क्लासिफाई करा तो हमें पता चला फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को जब हम अपने आंखों से ऐसे देखते हैं, अपने आसपास हम कुछ भी देखेंगे जैसे चेयर, टेबल, एयर, तो सब कुछ हमें जो दिख रहा होगा वो सब मैटर है। तो सर हम बेसिकली 3 तरीके की चीजों को देखते हैं। पहला सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा हाँ जी। तो और सर केमिकल बेसिस पे या तो प्योर सब्सटेंस होगा या तो वो कंपाउंड होगा, दैट इज प्योर सब्सटेंस, या तो वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर होगा तो 2 तरीके का मिक्सचर होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। सर ये जो मैटर हम अपने आसपास देखते हैं इसमें 2 तरीके के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है हमारा फिजिकल बेसिस पे और दूसरा चेंज होता है हमारा केमिकल बेसिस पे। अगर कोई नया सब्सटेंस बन गया इसके, अगर हमने मान लो ये हमारा मैटर है, इसमें हमने कुछ ऐसा चेंज करा कि कोई नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो गया, तो हम उसे बोलेंगे केमिकल चेंज। लेकिन सर इसी मैटर में अगर हम कुछ ऐसे बदलाव करें जिससे कि कोई नया सब्सटेंस ना बने तो हम उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। अगर कोई नया सब्सटेंस बन गया तो केमिकल चेंज, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बना तो हो जाएगा फिजिकल चेंज। जैसे कि मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, रखा है कप। अब इस कप को अगर मैं ऐसे फाड़ दूं तो ये बेटा क्या हुआ, मैंने अभी फाड़ने के बाद भी ये पेपर ही है, लेकिन अगर मैं इसे जला दूंगा तो ये बन जाएगी राख। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी राख। तो सर जलाने के बाद ये राख बन गई, तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेपर। लेकिन हमने उसे फाड़ के जब रखा तो साइज छोटा हो गया, थोड़ा सा कंपोजिशन में फर्क आया। पहले उसमें हम चाय रख सकते थे, उसके अंदर कुछ रख सकते थे, अब वो खाली वैसे नहीं, उसमें ऐसा हम कुछ नहीं रख सकते, उसके यूजेस में चेंज आ गया। पर क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया? मैं कहूंगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम उसे बोलेंगे फिजिकल चेंज। जब भी आप कोई नया सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग, तो वो हो जाएगा हमारे सामने फिजिकल चेंज। और जब भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा अपनी नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में, तो वो केमिकल चेंज होगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, यहाँ पे बर्निंग ऑफ द पेपर एंड कुकिंग ऑफ द फूड। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन, हमने बात करी केमिकल चेंज हो रहा है, तो केमिकल चेंज जो हो रहा है उसके अंदर एक रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। दैट इज क्या बोला गया है? द वे ऑफ प्रोसेसिंग अ केमिकल चेंज। जिस प्रोसेस के दौरान एक केमिकल चेंज जा रही है, एक केमिकल चेंज जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कोई भी जो केमिकल चेंज हुआ उसको, उसका जो प्रोसेस है वो पूरा किसमें इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन को हम 2 तरीके से लिखेंगे। अगर हम इसे सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे, लेकिन इसमें प्रॉपर वर्ड अगर लिख के करेंगे इसे वर्ड इक्वेशन कहेंगे। तो हमारे सामने केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन 2 तरीके की इक्वेशन बनकर तैयार होती है। दैट इज वर्ड इक्वेशन और दूसरी हमारी होती है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जैसे मीथेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हमारे सामने मीथेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये होता है द वे और द वर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ध्यान से देखिए, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक साइड होता है रिएक्टेंट और एक साइड होता है प्रोडक्ट। ये जो एरो हमारा बन के जा रहा होता है, इस एरो का ये वाला पार्ट कहलाता है बेटा टेल, और एरो का ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है हेड। टेल और हेड हमें क्या बताते हैं कि रिएक्शन कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई। टेल हमेशा जहां से रिएक्शन शुरू होती है वहां होते हैं, और हेड वाली साइड में बताता है कि रिएक्शन कहां तक गई। तो रिएक्शन हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ए और बी से रिएक्शन शुरू हुई है और सी और डी पे जाके खत्म हुई है। ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा हेड है, ये टेल है, और ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। हमारे सामने फिजिकल स्टेट या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो भी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, 3 स्टेट हो सकती हैं। अगर S है तो इसका मतलब सॉलिड, अगर L है मतलब लिक्विड, अगर G है मतलब गैस, और अगर AQ है मतलब एक्वस, मतलब क्या होगी? एक्वस। अब बेटा आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। हम देखें हमारे सामने 4 तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। लास्ट में मैं इसके अंदर एक और रिएक्शन ऐड करूंगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। और इसमें 5वें नंबर की रिएक्शन ऐड करी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में आके मिले और इन्होंने मिल करके किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दी। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में आके मिले और मिल करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दी, इसको हमने बोला केमिकल रिएक्शन। दोस केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिले और मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई है, H2 एक गैस है, O2 एक गैस है, लेकिन यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ, यहाँ पे बन के तैयार हुआ हमारे सामने लिक्विड। ठीक है सर। अब कई बार एक बार क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। बेटा मैंने उस टॉपिक को यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे बोल के बता दूं। आपको पता होना चाहिए अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गैस से लिक्विड में, यानी सर हमने स्टेट के अंदर चेंज करा। क्या करा हमने? स्टेट के अंदर चेंज करा। अगर हमारे सामने या तो चेंज इन स्टेट हो या तो चेंजिंग कलर हो, जैसे हम जानते हैं फेरस सल्फेट, आगे हम पढ़ेंगे, जब उसकी हीटिंग होती है तो भी एक चेंज आता है, मतलब जब या तो कलर चेंज हो रहा हो या तो गैस इवॉल्व हो रही हो। आप सभी इतना अपना पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। या तो गैस इवॉल्व हो रही हो, आपको पता है H2SO2 की गैस इवॉल्व होगी, या तो कलर में चेंज होगा, या तो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, या तो स्टेट में चेंज होगा। ये चारों हमारे सामने तरीके होते हैं कि यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसके सिर्फ चार तरीके हमने ये देख लिए, और भी फर्दर हो सकते हैं, बट हमें बस ये चार याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे लेकिन उन्होंने मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी। अब इसके बाद हम देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है भाई? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड से टूट जाएगा, उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे साथ दो केमिकल रिएक्शन विद सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा आपके मोर देन वन प्रोडक्ट में, उसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन। अब तोड़ने का तरीका डिपेंड करता है कि किस टाइप का डीकंपोजिशन होगा। अगर मैं उस कंपाउंड को तोड़ रहा हूं हीट दे करके तो उसे बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। अगर मैं उस कंपाउंड को बेटा तोड़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी दे करके तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और अगर मैं उस कंपाउंड को तोड़ रहा हूं लाइट पास आउट करके तो उसे मैं बोलूंगा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। देख सकते हैं, अगर डीकंपोजिशन हीट के थ्रू हो रहा है तो थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, और अगर सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। इसके अलग अलग एग्जांपल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डीकंपोजिशन आपके एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे सामने क्या सर, पानी जब हमारे सामने निकलता है दैट इज H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन होता है तो H2 + O2 बनता है। यहां पे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि किस रेशियो में ये गैस निकलती है, कि किस रेशियो में ये गैस निकलेगी। याद रखना, हाइड्रोजन के 2 मोल्स निकलेंगे और ऑक्सीजन का 1 मोल निकलेगा। हाइड्रोजन के 2 मोल्स निकलेंगे और ऑक्सीजन का 1 मोल निकलेगा 1 मोल पानी के टूटने पे। ये रेशियो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का ये एक एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है दैट फोटोलिटिक डीकंपोजिशन कहां पे यूज होता है। तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बोला है कि when which chemical reaction is used in the black and white photography, इसका आंसर होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या होता है, सिल्वर हैलाइड होती है या तो AgCl या AgBr जो कि येलो कलर की या कुछ समथिंग होगा, जिससे कि येलो और व्हाइट कलर का होता है, AgCl व्हाइट कलर का, AgBr येलो कलर का। और जब उसको हम हीट कर देते हैं तो Ag बनता है जो कि ग्रे कलर का होता है, Ag बनता है जो कि ग्रे कलर का होता है। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की मैंने यहाँ पे क्यों ली है, तो चैप्टर नंबर 3 में है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगी तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे नहीं जा सकते। आपको याद रखना है मेटल्स का अरेंजमेंट करा मैंने, मेटल्स का अरेंजमेंट करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को ऊपर रखा और उससे लो रिएक्टिव वाले को नीचे रखा। तो वही बोला है मैंने, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी कम हो रही है, इसलिए इसे हमने रिएक्टिविटी को कहा कि नीचे जाने पर रिएक्टिविटी कम हो रही है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। करीना ने कार मांगी अल्टो क्रेटा जेनफ्राइस, फिर हाई क्यों मिली आज और रोई। ठीक है, आप इस तरीके से इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, आपने कई बार याद करी हुई है, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इसलिए उसके ऊपर हम और अपना टाइम नहीं देंगे। याद रखना, ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो ये नीचे वाले एलिमेंट को उसके मेटल के सॉल्ट में से हटा देंगे, उसके सॉल्ट में से हटा देंगे। जैसे कि मैंने बोला नीचे वाला जैसे A, B और X ये रिएक्शन हुई। यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे मान लो A जो था, यहाँ पे X जो है वो मोर रिएक्टिव है, X जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो ये जो A का सॉल्ट बना हुआ है ये इससे रिएक्ट करेगा, इसे धक्का मार के निकाल देगा
और इसके बाद क्या बना देगा, ये बना देगा X और B, और A को धक्का मार के इसने बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे सामने कौन करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से हमें पता चलेगा। और यही हमारी जो रिएक्शन मैंने आपको बताई, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोस केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसको हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं Fe आ जाइए, Fe आप देख सकते हैं Fe ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Cu से। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बना हुआ था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, आयरन। तो Fe ने कॉपर के सॉल्ट में से कॉपर को भगा दिया और यहाँ पे आके खुद बैठ गया। सर यहाँ पे जिंक और FeSO4 में दोबारा देखिए, अब यहाँ पे Fe अपना सॉल्ट बना के बैठा, लेकिन जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक ने Fe को भगा दिया और ZnSO4 सॉल्ट बनाया और Fe को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो बेटा यही बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा मत समझो कि आप ही बाप हो, आपके ही बाप हो सकते हैं। कैसे, Fe यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा था कॉपर को भगा के, तो जिंक ने कहा रुक जा मैं तेरी औकात तुझे दिखाता हूँ, तो जिंक आ गया। ठीक है, तो यही यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आफ्टर दैट आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है भाई, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो डिफरेंट सॉल्ट हैं, दो डिफरेंट आयन हैं, वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर दें। यानी कि दोस केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड्स, दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में अगर उनके आयंस का एक्सचेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप ध्यान से देखिए Na2SO4 और BaCl2, यहाँ पे आपको दो आयंस मिलेंगे, एक आयन आपको मिलेगा Na, एक आपको मिलेगा SO4 2-, एक आपको मिलेगा Na पॉजिटिव, एक मिलेगा SO4 2-, एक मिलेगा आपको Ba2 पॉजिटिव, एक मिलेगा Cl-। ये लोग आपस में एक्सचेंज होंगे तो बनेगा NaCl और BaSO4। सिमिलर वे में नीचे और सिमिलर वे में उसके भी नीचे आपको दे रखा है अलग अलग तरीके से। यहाँ रखना है, यहाँ पे PbI2 की येलो कलर की PPT बनती है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाएगी, इसको आप अलग से मेंशन कर लो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दैट PbI2 की येलो कलर की PPT फॉर्म होती है। आफ्टर दैट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बोली थी। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारा छूट गया कि रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट, रिएक्शंस ऑन बेसिस ऑफ हीट, ऑन बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे हमने रिएक्शंस को फर्दर क्लासिफाई करा है। दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है बेटा हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आउट होती है, जिसमें हीट आउट होती है, जिसमें हीट बाहर निकल जाती है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। और जिसमें हीट इन होती है, जिसमें हीट अंदर आती है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही हो एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो यानी हीट अंदर आ रही हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी बात है कि फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस हमारा किसका एग्जांपल है, जिसमें फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन वहीं पे जो कंबशन रिएक्शन होती हैं, जो हमारी कंबशन रिएक्शन होती हैं, वो कंबशन रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। बेटा देखो बात यह कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करना, इसलिए मैं सारा एक एक पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है सब कुछ पॉइंट इसमें कवर कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। बच्चे कंफ्यूज, सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, समझे ध्यान से। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दोनों को ही ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लेकिन सर अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसे रिडक्शन बोलेंगे, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर मैंगनीज में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पे सर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ध्यान से यहाँ पे से देखेंगे तो यहाँ पे जिंक बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो आपसे बोल सकते हैं सर दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, सर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। अगर एक ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो जाए तो उसे बोलेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए CuO प्लस H2, यहाँ पे H2 से बन गया H2O, यहाँ पे सर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और कॉपर से हमारे क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया कॉपर ऑक्साइड में से, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्या है सर Fe3O4 से Fe बना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया मतलब रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस ऑक्सीडेशन के बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप फटाफट से देखो तो हमारे हार्मफुल इफेक्ट ऑक्सीडेशन के क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो खाने पे इफेक्ट करेगा या तो वो किसी मेटल पे इफेक्ट करेगा। अगर वो हमारे खाने पे, फूड पे इफेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन, हमारे खाने का अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो हम उसे बोलते हैं रेंसिडिटी
रेंसिडिटी। आपने कई बार देखा हो मम्मी पूरी सब्जी देती हैं और इन पूरी सब्जी को जब हम बहुत देर तक रखे रहते हैं उसके बाद जब उसे खाते हैं ना तो बड़ी वो सॉगी से हो जाते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं, तो उसका वो स्वाद नहीं रहता, वो क्रंचीनेस चली जाती है। बेटा बेसिकली वो क्या हुआ, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। चिप्स के पैकेट बहुत दिन तक खुले रहे उसके बाद उसे खाओ तो उसमें बोलती फाउल स्मेल आती है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है दैट अकर्स व्हेन द फैट एंड ऑयल इन द फूड आर ऑक्सीडाइज व्हिच कॉज एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, जो कि एक अनप्लीजेंट स्मेल और एक टेस्ट को जन्म देती हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सर ऑन मेटल, अगर ऑक्सीडेशन हो जाए मेटल का, अगर हमारे सामने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा हो, मेटल का हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है बाय विच द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ द मेटल, दैट इज धीरे धीरे मेटल आपका सड़ना शुरू हो जाता है, मेटल आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है कोरोजन। और पर्टिकुलरली अगर इसमें आप आयरन की बात कर लो तो आयरन के केस में उसे बोलते हैं बेटा रस्टिंग, आयरन के केस में उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आ जाइए देखिए एग्जांपल ऑफ कोरोजन आपके सामने दे रखे हैं, आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, बोल रहा हूं भाई आएगा, याद रखना ये जो मैंने बताया ये भी एग्जाम में आएगा, और कैसे बोल दूं भाई, मान जाओ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका आता है ब्लैकनिंग ऑफ द सिल्वर। ये सिल्वर में ब्लैकनिंग होती है, कई बार पूछता है कि सिल्वर में कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट सिल्वर के साथ में हाइलाइट बनाता है अपनी, तो दैट इज बेटा सिल्वर सल्फाइड बनता है Ag2S, ये आपका बनता है सल्फर कंपाउंड इन द एयर सच एज द हाइड्रोजन सल्फाइड, वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग होती है, ब्लैक सिल्वर ब्लैक होता है, आयरन में रस्टिंग होता है तो रेडिश ब्राउन कलर की वो बनती है। और अपीयरेंस ऑफ द ग्रीन कलर फॉर द कॉपर वेसल्स, कॉपर जो वेसल्स होते हैं अगर वो हमारे सामने ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उनमें ग्रीन कलर की अपीयरेंस शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाएगा कि इनको बचाने के कौन कौन से तरीके हैं, बेटा एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, दूसरा प्रोसेस होता है आपके सामने अलॉइंग, तीसरा प्रोसेस होता है पेंटिंग, और चौथा प्रोसेस होता है आपके सामने ग्रीजिंग या ऑयलिंग। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक मेटल के ऊपर, आप एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हाईली रिएक्टिव मेटल दैट इज जिंक की कोटिंग कर देते हो। देखो मान लो ये हमारे सामने मेरा कोई मेटल था, ये मेरा मेटल था, इसके ऊपर मैंने ऐसे चद्दर उड़ा दी। अब देखो जैसे मैं बैठा हूं, मैंने क्या करा, अपने ऊपर एक ऐसे चद्दर उड़ ली, ठीक है। अब कुछ भी मेरे ऊपर आप फेंकोगे, मतलब मैं खाना खा रहा हूं, कुछ भी खा रहा हूं, कुछ गंदा होगा तो वो यही गंदा होगा ना, अंदर मेरी व्हाइट कलर की जो शर्ट है वो एकदम प्योर रहेगी, वो एकदम प्योर रहेगी, उसमें कोई गंदगी नहीं आएगी, ठीक है। तो बस वही बात होती है कि मेटल के ऊपर एक दूसरा मेटल बिठा दिया जो आपस में रिएक्ट कर लेगा तो अंदर वाला मेटल हमारा सेफ रहेगा, इसे बोलते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन। अलॉइंग क्या होता है, अलॉइंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी मेटल के अंदर दूसरे नॉन मेटल या दूसरे नॉन मेटल की मिक्सिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, पर्टिकुलर मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इट इज अनदर मेथड इंप्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय मिक्सिंग विद द मेटल और अनदर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। पेंटिंग क्या होता है, आपने पर्टिकुलर अपने घर में देखा हो, जो हमारे घर में लोहे के आइटम्स होते हैं उनके ऊपर मम्मी पेंट कर देती है, ब्लैक कलर का अक्सर पेंट होता है हमारे यहाँ। रस्टिंग ऑफ पेंट कैन बी इजीली प्रिवेंटेड बाय द कोटिंग, ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि वो जंग लगने से उसे हम बचा सकें, बेसिकली उसमें पानी वानी का कोई इफेक्ट ना पड़े। ग्रीजिंग वगैरह क्या होता है, आप ग्रीज वगैरह लगा देते हैं जिससे कि पर्टिकुलर उस पर कोई भी बाहर के माइक्रोब्स या पानी वानी उस पर रिएक्ट उस पर्टिकुलर मेटल पे ना कर पाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोंज और जिंक। याद रखने वाली बात क्या है, हमारे सामने ब्रोंज है लेकिन इसमें जिंक नहीं होता, इसमें टिन होता है, और ब्रास में एस है लेकिन तब भी यहाँ पे जिंक होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रेंसिडिटी है। नेक्स्ट आप रेंसिडिटी को कैसे बचाएंगे, आप उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स एक्स्ट्रा देंगे, आप अपने कंटेनर को बहुत टाइटली बंद करिए, रेफ्रिजरेटर में अपना खाना रखिए, और जब आपके जो चिप्स के पैकेट है उनको आप नाइट्रोजन गैस के साथ में फ्लश करिए, नाइट्रोजन गैस के साथ में आप उसे फ्लश करिए, ठीक है। फ्लश मतलब वो वाला फ्लश नहीं होता वॉशरूम वाला, मतलब बंद करिए, ठीक है। आइए पीवाईक्यू का समय आ चुका है, पीवाईक्यू सेशन समय, उम्मीद थाम के बैठो, फटाफट से करते हैं, आ जाओ। तो भाई इसके बाद आता है व्हेन 2 ml ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द फ्यू पीसेस ऑफ द ग्रैन्युलेटेड जिंक इन द, भाई जब हमारे सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में आपके सामने जिंक ऐड करी गई, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जिंक ऐड करा गया तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऐड करा गया है। बेटा देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या बनेगा, NaOH जिंक Na2ZnO2 ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। जब भी कोई मेटल एसिड या बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, इसमें ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। फिर सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है। एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज लाइट। अब भाई हमें वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी है, देखो बताया ना, जिसमें डिकम्पोजिशन का सोर्स क्या है, लाइट होना चाहिए। लाइट किसमें है सर, सिल्वर हैलाइड, एक लौता यही एग्जांपल करेक्ट होगा। MnO2 plus 4HCl give MnCl2 plus H2 plus Cl2 in the given reaction above is the redox reaction, because ये ऊपर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है सर, क्योंकि MnO2 MnCl
Cl में चला गया सर, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे सर HCl से क्या बन गया, पानी बन गया, मतलब सर क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। MnO2 इज ऑक्सीडाइज, MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं सर MnO2 इज रिड्यूस, यहाँ पे MnO2 रिड्यूस हुआ है। दूसरा HCl इज ऑक्सीडाइज, क्या HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, ये सर HCl इज ऑक्सीडाइज। MnO2 इज रिड्यूस हुआ, MnO2 रिड्यूस हुआ है, ये सर MnO2 इज रिड्यूस, MnO2 इज रिड्यूस। दूसरा MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, यानी हम बोलेंगे ये सर MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा सूट करेगा। फिर आता है भाई हमारे सामने चौथा क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। भाई बिल्कुल सही बात है बेटा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने इस चैप्टर से पूछा गया था, पर इस चैप्टर का ना होकर के ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर का क्वेश्चन है कि हमारे सामने मेटल जब भी HNO3 के साथ में रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। मैंने कहा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन HNO3 जो होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद रखिएगा जब भी कोई मेटल HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमारे सामने वो सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस भी रिलीज करेगा, लेकिन H2 जो है ये HNO3 इस H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये फटाफट से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे H2O में। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैं कहूंगा यस, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। इसमें हमारा असर्शन और रीजन क्या है बेटा, ट्रू। आपके बोर्ड की प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो गई भैया, मैं पूरा सिलेबस लेके चलने वाला हूं, जो जो क्वेश्चन आए हैं तो फटाफट से अगर यहां तक हो तो सेशन को लाइक करो और सारे सेशंस फॉलो करो। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर, जस्टिफाई आंसर बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। भाई रिएक्शन की बैलेंसिंग में बच्चे बोलेंगे नहीं कराए, रिएक्शन की बैलेंसिंग अगली वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक वीडियो के ऊपर डाल रखे मैंने शॉर्ट में बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करते उसको कोई फायदा था नहीं। फटाफट से देखो, नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें पानी के साथ में रिएक्ट करता है, जब भाई कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो अभी आपको दिखाया था मैंने, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में यहाँ पे क्या निकलेगी सर, साथ में यहाँ पे हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, ठीक है। चलो सर इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ओवरऑल 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है सर। रिएक्शन तो बैलेंस है, CO छोड़ रहा है, रिएक्शन बैलेंस, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इन विच द, देखो भाई चेंजिंग कलर, देखो चेंजिंग कलर के चेंज के लिए क्या कर लो, आप साफ कर दो बेटा, FeSO4.7H2O। यहाँ पे क्या होता है सर, ये ग्रीन कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का, और जब आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये बन जाएगा FeSO4, थोड़ा सा भी हुआ और उसके बाद हीट करने पे Fe2O3, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे सामने व्हाइट कलर का, ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज के लिए वाली रिएक्शन लिखते हैं ना, यहाँ पे ठंडा होता है, यहाँ पे आके गर्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ PBT, वो जो PbI2 वाली रिएक्शन थी ना, दैट इज PbNO3, दैट इज PbNO3 प्लस KI, हमारे सामने क्या देता है बेटा, PbI2 प्लस KNO3। यहाँ पे बेटा क्या बनता है, यहाँ पे येलो कलर की हमारी PPT बनके तैयार हो जाती है, यहाँ पे भाई येलो कलर की PPT बनके तैयार हो जाती है। आइए फटाफट से इसके बाद राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है बेटा जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव्स द एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ में, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस के साथ में, टू गिव द एल्युमिनियम क्लोराइड, जिससे क्या देता है ये AlCl3 देता है, AlCl3 देगा, साथ में बेरियम सल्फेट देगा, प्लस BaSO4 देगा। बताओ किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कौन सा टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन। गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेड एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर HNO तो क्या है, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है हमें, ये कैल्शियम नाइट्राइट दे रहा है और पानी दे रहा है, ठीक है, ये सब इसके नाम है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भैया फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे यहाँ खाना बनता है, प्लांट्स खाना बना पाते हैं और उसी खाने को हम बाद में खा पाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो याद रखना प्लांट्स क्या करेगा सर, CO2 प्लस पानी, CO2 प्लस पानी से क्या बनाएगा, C6H12O6, C6H12O6। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे बनता है हमारे सामने
6CO2 से ये बनेगा, देखो 6 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने सर, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 पानी होगा, तो अब यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12, कितने हो गए सर, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो यहाँ पे सर क्या होता है, साथ में क्या होता है सर, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ O2 बाहर निकल जाती है, 6 टाइम्स ऑफ O2 बाहर निकल जाती है, ठीक है सर, ये भी हो गया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो आपको पता है भाई, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। फिर लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स यू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, यानी लेड Pb प्लस CuCl2 प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स यू Pb प्लस गिव्स यू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। इस तरीके से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दैट इज ZnO प्लस कार्बन गिव्स यू Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सब बच्चों को बस भाई यहां तक ओके, ठीक है बच्चों, तो बस यहीं तक रखते हैं। आफ्टर दैट थैंक यू सो मच बच्चों, हमने 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कवर कर लिया, और इससे पहले कभी कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया। अब मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हो सर ये वाला टॉपिक हमारा वीक रह गया है, आप फटाफट से इस टॉपिक को बता दो। अगर, और आई होप ये सारे टॉपिक्स को आप कंसाइज वे में, मैंने बहुत ही जितना प्रिसाइज वे में रिवीजन हो सकता था उतना हमने प्लान कर लिया। चलिए भाई मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिए और मस्त रिवीजन करते रहिए।